हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरकेएम सर के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। जी हाँ, और ये सीटेट, टेट और दूसरी सभी टीचिंग परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड होने वाली है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप पहली स्लाइड पर देख सकते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका हिंदी में मतलब हुआ ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। एकदम सही। और ये कंप्लीट गाइड है, जैसा कि लिखा है, सीटेट, टेट और बाकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और यहाँ 3 डोमेन भी दिखाए गए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। हाँ, इसे सरल भाषा में समझें तो कॉग्निटिव डोमेन जुड़ा है हमारे ब्रेन यानी हेड से, मतलब सोचने समझने से। जी। और अफेक्टिव डोमेन जुड़ा है हमारे हार्ट से, हमारी भावनाओं से। और तीसरा साइकोमोटर, ये हैंड से जुड़ा है। हाँ, मतलब जो काम हम हाथों से करते हैं, जो क्रिया करते हैं, हेड, हार्ट, हैंड, ये 3 चीजें याद रखनी है। चलिए, ये तो एक अच्छा ओवरव्यू हो गया। अब हम स्लाइड नंबर 2 देख रहे हैं। बेंजामिन ब्लूम कौन थे? हु वाज बेंजामिन ब्लूम? तो सबसे पहला पॉइंट है कि बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, तो ये पावलोव की तरह रूसी या पियाजे की तरह स्विस नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैप में भी दिखाया गया है, ये अमेरिका से थे। और उनका सबसे बड़ा योगदान? उनका सबसे बड़ा योगदान था क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसी को वर्गीकी सिद्धांत या टैक्सोनॉमी थ्योरी भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने अपनी किताब टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स 1956 में प्रकाशित की थी। 1956, ये साल याद रखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और उनकी जो मूल अवधारणा थी, जो कोर कंसेप्ट था, वो ये था कि सीखना हमेशा सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब हम स्लाइड नंबर 3 पर हैं। ब्लूम वर्गीकरण के 3 स्तंभ, 3 पिलर्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। हाँ, ये वही 3 डोमेन है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। पहला स्तंभ है कॉग्निटिव डोमेन, यानी ज्ञानात्मक पक्ष। और ये हमारी मानसिक क्षमताओं, मतलब मेंटल कैपेबिलिटी से जुड़ा है। जी, इसका पूरा फोकस थिंकिंग, नॉलेज और इंटेलेक्ट पर है, मतलब सोच, ज्ञान और बुद्धि पर। और यहाँ लिखा है एग्जाम फोकस, मतलब परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। एकदम, इसीलिए इस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। दूसरा स्तंभ है अफेक्टिव डोमेन, यानी भावात्मक पक्ष। ये हमारी फीलिंग्स और इमोशंस, यानी भाव और संवेगों से संबंधित हैं। तो इसमें एटीट्यूड, मोटिवेशन, वैल्यूज, ये सब आ जाता है। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ है साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक पक्ष। ये तो फिजिकल एक्शन, यानी शारीरिक क्रियाओं से जुड़ा है। हाँ, इसका फोकस स्किल्स और मूवमेंट, मतलब कौशल और गति पर होता है। बहुत स्पष्ट है। तो चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 4 को समझते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। हाँ, तो आप ये जो पिरामिड देख रहे हैं, ये 1956 का ओरिजिनल हायरार्की है। और इसका प्रवाह, मतलब फ्लो, नीचे से ऊपर की ओर है, लो लेवल टू हाई लेवल। जी, और इसमें कुल मिलाकर 6 स्तर हैं। टोटल 6 लेवल्स। तो चलिए इन स्तरों के नाम क्रम से देखते हैं, नीचे से शुरू करते हुए। सबसे पहला और बुनियादी स्तर है नॉलेज, यानी ज्ञान। उसके ऊपर है कॉम्प्रहेंशन, जिसे हम बोध या समझ भी कहते हैं। तीसरा है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। और चौथा स्तर है एनालिसिस, मतलब विश्लेषण। पांचवा है सिंथेसिस, संश्लेषण। और सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर है इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। जी, ये 6 स्तर इसी क्रम में याद रखने बहुत जरूरी हैं। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। अब हम पहला स्तर यानी ज्ञान को देखेंगे। स्लाइड 5, लेवल 1, नॉलेज, और उपशीर्षक है द फाउंडेशन। हाँ, फाउंडेशन मतलब ये सीखने का आधार है, नींव है। इसकी परिभाषा है आंकड़ों या जानकारी को याद करना, रिकॉलिंग डेटा और इंफॉर्मेशन। इसका सीधा सा मतलब है रटना, जो भी बताया गया उसे हूबहू याद कर लेना। कि एक्शंस में भी आप देख सकते हैं रोट लर्निंग। और दूसरा है रिकॉल, यानी प्रत्यास्मरण, पहले सीखी हुई बात को बस याद करना। जी, मेमोराइजिंग टर्म्स एंड फैक्ट्स, शब्दों और तथ्यों को याद करना, बस इतना ही। यहाँ एक उदाहरण भी दिया है। जैसे शिक्षक कहते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी नाम का एक सिद्धांत है और छात्र केवल उस नाम को याद रखता है। बस उसे ये नहीं पता कि ये क्या है, क्यों है, बस नाम याद है।
ये है ज्ञान का स्तर। ठीक है, तो ये पहली सीढ़ी हो गई। अब हम दूसरे स्तर पर चलते हैं, जो है बोध या समझ। स्लाइड नंबर 6, लेवल 2, अंडरस्टैंडिंग। इसका उपशीर्षक है ग्रास्पिंग मीनिंग, यानी अर्थ को समझना। तो इसकी परिभाषा हुई प्राप्त ज्ञान की समझ विकसित करना, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। हाँ, अब सिर्फ रटना नहीं है, अब उस जानकारी का मतलब भी समझना है। तो इसकी की एक्शंस क्या होंगी? जैसे एक्सप्लेनिंग आइडियाज, मतलब अपने शब्दों में व्याख्या करना, इंटरप्रिटिंग मीनिंग, अर्थ समझाना, और डिस्टिंग्विशिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी अलग अलग अवधारणाओं में अंतर कर पाना। उदाहरण बॉक्स में लिखा है कि शिक्षक विवरण समझाते हैं और छात्र सिर्फ नाम नहीं बल्कि पूरी अवधारणा को समझता है। बिल्कुल। अब छात्र ये बता सकता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी सीखने के स्तरों के बारे में एक सिद्धांत है, उसे इसका मतलब पता है। ज्ञान क्या है और बोध यह क्या है को समझना है। बिल्कुल ठीक। अब आता है लेवल 3, एप्लीकेशन। जी, लेवल 3, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। इसका उपशीर्षक है यूजिंग नॉलेज। तो परिभाषा है सीखी हुई जानकारी का नई परिस्थितियों में उपयोग करना, यूजिंग लर्न्ड इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशंस। ये वो स्तर है जहां ज्ञान असल जिंदगी में काम आता है। तो इसकी की एक्शंस हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं को हल करना, अप्लाइंग रूल्स, नियमों को लागू करना, और डेमोन्स्ट्रेटिंग यूज यानी उपयोग करके दिखाना। जी, जैसे गणित में आपने जोड़ घटाना सीखा और फिर दुकान पर जाकर उसका इस्तेमाल करके हिसाब किया। एकदम सही, यही है एप्लीकेशन। तो यहाँ तक तो बात साफ है, याद करो, समझो और इस्तेमाल करो। अब यहाँ से हायर ऑर्डर थिंकिंग शुरू होती है ना? हाँ, अब हम चौथे स्तर को देखेंगे, जो है विश्लेषण। स्लाइड नंबर 7, लेवल 4, एनालिसिस। उपशीर्षक है ब्रेकिंग डाउन। तो इसकी परिभाषा है ज्ञान को उसकी संरचना समझने के लिए भिन्न भिन्न भागों में अलग करना। बिल्कुल, ब्रेकिंग मटेरियल इनटू पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना। और इसकी मुख्य क्रियाएं हैं कंपेयरिंग यानी तुलना करना, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विपरीतता दिखाना, और डिफरेंशिएशन यानी अंतर करना। जी, यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है सादृश्य, एनालॉजी के तौर पर। जैसे शादी के लिए भावी दूल्हे या दुल्हन के बारे में जानना हो, तो हम उसके हर गुण को अलग अलग जांचते हैं, जैसे कद, परिवार, नौकरी, व्यवहार। हाँ, हम एक पूरी सूरत को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यही विश्लेषण है। ठीक है, विश्लेषण में हमने चीजों को तोड़ा। हाँ। तो हमारा अगला स्तर है स्तर 5, संश्लेषण। स्लाइड 8, लेवल 5, सिंथेसिस। उपशीर्षक है क्रिएटिंग होल। तो ये विश्लेषण का उल्टा हुआ। हाँ, इसकी परिभाषा यही कहती है हिस्सों को जोड़कर एक नया संपूर्ण बनाना, पुटिंग पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। मतलब जो टुकड़े हमने विश्लेषण में अलग किए थे, हाँ। अब उन्हें जोड़कर कुछ नया बनाना है। टी एक्शंस है कंबाइनिंग एलिमेंट्स, तत्वों को जोड़ना, और क्रिएटिंग अ न्यू पैटर्न, एक नया पैटर्न बनाना। ये विश्लेषण का ठीक उल्टा है, ऑपोजिट ऑफ एनालिसिस। अगर हम शादी वाले उदाहरण पर ही वापस जाएं तो विश्लेषण में आपने सारे गुण अलग अलग देखे, संश्लेषण में आप उन सबको जोड़कर एक समग्र राय बनाते हैं। जैसे द मैच इज गुड, रिश्ता अच्छा है, ये निष्कर्ष निकालना। जी, आपने सारी जानकारी को कंबाइन करके एक नया होल, एक नई समझ बनाई है। बहुत दिलचस्प। अब हम ज्ञानात्मक पक्ष के अंतिम और उच्चतम स्तर पर हैं, मूल्यांकन। स्लाइड नंबर 9, लेवल 6, इवैल्यूएशन। हाँ, और उपशीर्षक देखिए फाइनल जजमेंट, हाईएस्ट लेवल, 1956। मतलब अंतिम निर्णय, और ये 1956 मॉडल का उच्चतम स्तर है। इसकी परिभाषा है किसी दिए गए उद्देश्य के लिए सीखे गए ज्ञान का अंतिम निर्णय, जजिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर अ गिवन पर्पस। अब आप सिर्फ विश्लेषण या संश्लेषण नहीं कर रहे, अब आप एक फैसला सुना रहे हैं, एक जजमेंट दे रहे हैं। और की एक्शंस हैं डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना, और वैलिडेटिंग यानी निष्कर्ष निकालना। शादी वाले उदाहरण में ये वो पल है जब अंतिम निर्णय लिया जाता है और शादी की तारीख तय हो जाती है। बिल्कुल, द मैरिज डेट इज फिक्स्ड, ये फाइनल जजमेंट है, सब कुछ परखने के बाद। तो यह ज्ञानात्मक पक्ष की पूरी सीढ़ी हो गई। लेकिन ब्लूम के 2 और पक्ष भी तो है। जी, तो ज्ञानात्मक पक्ष के अलावा अब हम ब्लूम के अन्य 2 पक्षों को संक्षेप में देखेंगे। स्लाइड नंबर 10, अदर डोमेन्स। पहला है अफेक्टिव डोमेन
यानी भावात्मक पक्ष। इसका फोकस है इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज पर, मतलब संवेग और भावनाएं। और इसके कीवर्ड्स हैं प्रेज, तारीफ, एक्साइटमेंट, उत्साह, मोटिवेशन, प्रेरणा। जी, जब एक टीचर बच्चे की तारीफ करता है तो वो मोटिवेट होता है। ये सब भावात्मक पक्ष से जुड़ा है। और दूसरा डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, यानी क्रियात्मक पक्ष। इसका फोकस है फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन पर, मतलब शारीरिक हलचल। और इसे मनोवाहक भी कहा जाता है। हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मनोवाहक। इसे याद रखना चाहिए। इसका मतलब है जहां मन शरीर को वाहन की तरह चलाता है। ये सिद्धांत 1956 में आया था। क्या इतने सालों में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है हाँ। अब हम स्लाइड नंबर 11 देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिवीजन 2001। अच्छा, तो इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन भी हुआ है। जी, 1956 की जो मूल टैक्सोनॉमी थी उसे 2001 में डेविड क्रैथफॉल, जो ब्लूम के सहयोगी थे, उन्होंने संशोधित किया। तो मुख्य परिवर्तन क्या थे? What were the main changes? पहला, स्ट्रक्चर अपडेटेड फॉर मॉडर्न टीचिंग। आधुनिक शिक्षण के हिसाब से इसे अपडेट किया गया। दूसरा, टर्म्स चेंज्ड फ्रॉम नाउन्स टू वर्ब्स। हाँ, शब्दों को संज्ञा से क्रिया में बदल दिया गया। जैसे नॉलेज बन गया रिमेम्बरिंग, एप्लीकेशन बन गया अप्लाइंग। ये तो बड़ा बदलाव है। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि क्रिएटिंग, जो सिंथेसिस का नया रूप था, वो सबसे ऊंचा स्तर बन गया। मतलब? मूल्यांकन से भी ऊपर। जी, नए मॉडल में क्रिएटिंग सबसे ऊपर है और इवैल्यूएशन उसके नीचे आ गया। लेकिन यहाँ एक नोट भी है कि परीक्षा के लिए हमें मुख्य रूप से 1956 के पदानुक्रम पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हाँ, ज्यादातर सवाल पुराने मॉडल से ही आते हैं, पर यह जानना बहुत जरूरी है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस टेबल की मदद से जल्दी से दोहराते हैं। स्लाइड नंबर 12, क्विक रिवीजन शीट। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक शीट है। तो लेवल 1, नॉलेज यानी ज्ञान। इसका कीवर्ड है रिकॉल या रिमेंबर, मतलब रटना। जी। लेवल 2, अंडरस्टैंडिंग, बोध। कीवर्ड एक्सप्लेन, इंटरप्रेट यानी समझना। लेवल 3, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। कीवर्ड यूज, अप्लाई यानी प्रयोग करना। लेवल 4, एनालिसिस, विश्लेषण। कीवर्ड ब्रेक डाउन, मतलब अलग करना। लेवल 5, सिंथेसिस, संश्लेषण। कीवर्ड क्रिएट, कंबाइन यानी जोड़ना। और लेवल 6, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। कीवर्ड जज, डिसाइड, मतलब निर्णय लेना। ये टेबल तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी है। हाँ, इससे सारे लेवल्स और उनके मतलब एक ही जगह पर साफ हो जाते हैं। तो अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपने ज्ञान का परीक्षण करते हैं। स्लाइड नंबर 13, टेस्ट योर नॉलेज। जरूर। तो पहला सवाल, Q1, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसने दिया? इसका जवाब तो बहुत आसान है, ब्लूम यानी ब्लूम ने। सही। Q2, संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन का उच्चतम स्तर 1956 के अनुसार कौन सा है? 1956 के अनुसार उच्चतम स्तर था इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। बहुत बढ़िया। Q3, गुण और दोष, प्रोज एंड कॉन्स को अलग करना ब्लूम के किस स्तर से संबंधित है? जब हम चीजों को अलग अलग करते हैं तो वो होता है एनालिसिस, विश्लेषण। एकदम सही। और आखिरी सवाल Q4, मनोवाहक किस पक्ष से संबंधित है? मनोवाहक का संबंध साइकोमोटर यानी क्रियात्मक पक्ष से है। शानदार। लगता है सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए। हाँ, काफी हद तक। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से देख लेते हैं। स्लाइड नंबर 14, डिटेल्ड स्टडी नोट्स। जी, ये एक तरह का सारांश है। पहला बिंदु है बेंजामिन ब्लूम के बारे में, कि वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्रकाशित की। और उन्होंने लक्ष्यों को सरल याद करने से लेकर जटिल सोच तक वर्गीकृत किया, सिंपल रिकॉल टू कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। दूसरा बिंदु है एनालिसिस वर्सेस सिंथेसिस। इसमें बताया गया है कि विश्लेषण एनालिसिस से एक जटिल विषय को भागों में तोड़ना है, और संश्लेषण सिंथेसिस विचारों को मिलाकर एक नया संपूर्ण या निष्कर्ष बनाना है। बिल्कुल। और आखिरी बिंदु है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। ये 1956 मॉडल का उच्चतम स्तर है। इसमें विचारों के मूल्य के बारे में निर्णय लेना शामिल है। जी, उदाहरण के लिए ये तय करना कि कोई तरीका प्रभावी है या नहीं, एक तरह का जजमेंट है।
तो आज हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी और उसके 3 डोमेन को समझा, खासतौर पर ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तरों को बहुत विस्तार से देखा। हाँ, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये पूरी यात्रा हमने समझी। उम्मीद है कि ये वीडियो सभी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है कि बस ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें। और ऐसे ही और भी शैक्षिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। आप अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो के लिए प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम।